हमारे साथ में स्टूडियो में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अधिकारी शामिल हैं और हेड ऑफ फिजिकल श्रीमान मुनेश देव और साथ में होकर मैनेजर बजट मिस किमन माला जी। बजट 2026-2027 ये एक मतलब बजट जो है ये रिलीज़ किया गया सरकार द्वारा और किस तरह से ये हमारी जो जनता है, हमारे देश है, इसको प्रभावित करने वाला है। पहला सवाल ये आता है कि इस साल बजट के मुख्य उद्देश्य और सबसे बड़ा फोकस क्या है? धन्यवाद रवीन जी ये प्रश्न के लिए। इससे पहले मैं आपका सवाल का जवाब दूं, मैं यह ज़रूरी समझता हूं कि मैं सभी श्रोताओं को यह बता दूं कि यह बजट किन परिस्थितियों में बनाया गया है। अगर दुनिया की ओर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान का युद्ध इसी साल फरवरी में शुरू हुआ, जिससे केवल पड़ोस के देशों में हानि नहीं हुआ पर पूरे विश्व में इसका प्रकोप देखा गया। सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत 20% क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी कारण से दुनिया भर में क्रूड ऑयल का दाम जो $69 पे बैरल हुआ करता था वो बढ़कर $100 पे बैरल हो गया। फिजी में इसका प्रकोप हमने अप्रैल और मई में देखना शुरू किया, जब हमारे यहाँ डीजल और पेट्रोल का प्राइसेस ऊपर जाने लगा। अभी हाल ही में अमेरिका और ईरान का एक शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके बाद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया गया है। अभी सुनने में आया है कि यहाँ लड़ाई फिर से शुरू हो गई है, मगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है फ़िलहाल के लिए खुला है। अगर आगे चलकर यह सिचुएशन किसी भी वक्त बदल सकता है। इस युद्ध के कारण तेल के प्राइस के ऊपर जाने से हमारे देश के इकोनॉमी और ग्रोथ पर काफ़ी असर पड़ा है। देखा जाए तो इसका बुरा असर सभी सेक्टर्स पर हुआ है, जैसे टूरिज़्म, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, होलसेल, रिटेल और माइनिंग पर। इसके अलावा फिजी में और भी चैलेंजेस पहले से ही थी, जैसे स्किल्स और लेबर शॉर्टेजेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, सरकारी ब्यूरोक्रेसी, जिसके कारण काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सब मद्देनज़र रखते हुए जो मैक्रो इकोनॉमिक कमेटी है ने 2026 यानी 2026 का ग्रोथ फोकस जो 3% था, अब उसको घटाकर 1.5% कर दिया है। अगले साल 2027 का ग्रोथ अब 2.5% है। आपकी प्रश्न की ओर चलते हैं। 2026-2027 बजट का थीम यानी कि जो मुख्य संदेश है, एक जिम्मेदार बजट, एक सतत और उज्जवल भविष्य के लिए। इस बजट में सरकार का फोकस खर्च पर काबू करना यानी कि कंट्रोल करना है, सरकारी कर्ज को धीरे धीरे कम करना, आर्थिक उन्नति यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, कमज़ोर और गरीब परिवारों की सुरक्षा करना और भविष्य में बुरे दिन के लिए फिजी देश को तैयार करना है। अगर देखा जाए तो ये एक इलेक्शन पर केंद्रित बजट नहीं है जो आने वाले जनरल इलेक्शन को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, बल्कि ये एक जिम्मेदार और डिसिप्लिन बजट है जिसका उद्देश्य समाज के सभी लोगों को मदद करना है, साथ ही में फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत बनाना है। सरकार का विश्वास है कि अपने बजट के अंदर रहकर काम किया जाए, सोच समझकर फाइनेंशियल फैसले लिए जाएं और उन बुनियादी चीज़ों में खर्च किया जाए जो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को मजबूत करे, रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट पैदा करे और सभी देशवासियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस बजट को मद्देनज़र किस पर आधारित या फिर किस पर कर किया गया है, जो आपने सबसे पहले बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आम जनता, आम लोग के लिए इस बजट में सबसे बड़ी खुशखबरी और राहत क्या हो सकती है? जैसे कि मुनेश ने कहा है कि 2016-2017 जो बजट बनाया गया था बहुत ही कठिनाइयों की परिस्थिति के कारण बनाया गया था। हमारा फाइनेंशियल पोजीशन इस तरह था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के मद्देनज़र रखते हुए, तो सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट ने इस बजट में फ्री एजुकेशन को जारी रखा है,
ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस, बैक टू स्कूल असिस्टेंस, सोशल वेलफेयर और हेल्थ सर्विसेज जैसे प्रोग्राम्स को जारी रखा है। सबसे बड़ी बात है कि सिविल सर्वेंट्स का पे कट नहीं हुआ था, क्योंकि जहाँ ही आप पे कट या इस तरह की चीज़ों पर कटौती करते हैं तो वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। साथ ही जैसे कि ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ने अपने बजट स्पीच में लास्ट वीक फ्राइडे को कहा था कि जुलाई मंथ में हमारा जो फ्यूल का प्राइस है वो कुछ कम हो जाएगा, तो वो काफ़ी राहत प्रदान करेगा जो समाज के लोगों के लिए जो घरेलू खर्चे हैं, और इससे काफ़ी राहत होगी, तो ये काफ़ी इम्पेक्ट करेगा उनको। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। महंगाई से राहत देने के लिए जो 22 आइटम जो ज़ीरो रेटेड वेट है उस पर मेंटेन किया गया है। बस फेयर सब्सिडी जैसे कीमन ने कहा है, और स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त एजुकेशन और बैक टू स्कूल असिस्टेंस जारी है। सभी जो सामाजिक सहायता जो सोशल वेलफेयर के थ्रू आता है, खासकर कम आमदनी और गरीब परिवारों के लिए, बुजुर्गों, दिव्यांग लोगों के लिए सभी स्कीम बरकरार है। इनमें शामिल है फैमिली असिस्टेंस स्कीम जिसको 38.3 मिलियन दिया गया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अलाउंस को 18.4 मिलियन दिया गया है, सोशल पेंशन को 86.2 मिलियन दिया गया है, अलाउंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को 18.5 मिलियन दिया गया है, ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस स्कीम को 22 मिलियन दिया गया है। और इस बजट के माध्यम से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़्म, एग्रीकल्चर और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी नई योजनाएं लेकर आई है, जिससे आम देशवासियों को नौकरी मिल सके। अगर देखा जाए, और मैंने जैसे पहले ही कहा, इस बजट का उपदेश है देश को कैसे तेज़ी गति से आगे बढ़ाया जाए, और ये संभव है अगर हम सभी लोग मिलकर मजबूत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी का निर्माण करें, जिससे सरकार का कर्ज धीरे धीरे कम हो और भविष्य में क्लाइमेट चेंज और अन्य बाहरी संकटों का बेहतर तरीके से सामना किया जाए। सरल शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बजट का संदेश है कि आज आम लोगों की जितनी संभव हो सके उतनी सरकार राहत दे रही है, और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाया जाए कि आने वाली पीढ़ियों की भविष्य सुरक्षित हो। सरकार ने इस बजट में किन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो है ये दिया है? सरकार ने 2026-2027 बजट में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता स्वास्थ्य, हेल्थ, शिक्षा, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि यानी एग्रीकल्चर, टूरिज़्म, सामाजिक सुरक्षा, सोशल वेलफेयर और हाउसिंग को दी है। स्वास्थ्य को 476.9 मिलियन दिया गया है ताकि हर फिजी वासी को बेहतर और आसान स्वास्थ्य सेवा मिले। हॉस्पिटल और हेल्थ सर्विसेज मजबूत बने ताकि लोग स्वस्थ रहकर देश के विकास में योगदान दे सकें। शिक्षा को, जैसे कि मन ने कहा, 708.3 मिलियन दिया गया है ताकि बच्चों और युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोज़गार के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग प्रदान किया जा सके ताकि भविष्य में नौकरियों के लिए तैयार हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को 820.8 मिलियन दिया गया है ताकि सड़क, पुल, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं को बेहतर किया जा सके, जिससे आर्थिक विकास बढ़े, लोगों की सुविधा बेहतर और मजबूत बने। कृषि यानी एग्रीकल्चर को 221 मिलियन दिया गया है ताकि किसानों को की आमदनी में वृद्धि हो, आयात यानी कि इंपोर्ट पर निर्भरता यानी डिपेंडेंस कम हो और गाँव के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। टूरिज़्म इंडस्ट्री को, जो फिजी के सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है और लगभग $2.9 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज हर साल देश में लाता है, को मजबूत करने और आगे बढ़ाने के लिए टूरिज़्म मंत्रालय को 75.8 मिलियन दिया गया है, जिसमें टूरिज़्म फिजी का जो ग्रांट है 42.3 मिलियन है। इस बजट के अंतर्गत फिजी एयरवेज, जो अभी फ्यूल क्राइसिस से काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहा है, को मदद दिया जाएगा। इसमें शामिल है एक नया टैक्स 5% पर लागू है, टूरिज़्म सर्विसेज टैक्स, जो सभी होटल और टूरिज़्म ऑपरेटर्स जिसका आमदनी 2 मिलियन से ऊपर है पर 1 सितंबर को 2026 से लागू होगा। कुल मिलाकर इस टैक्स से हम लोग आशा करते हैं 70 मिलियन बटोरे, जो फिजी एयरवेज को सहायता प्राप्त करेगा।
और इसके अलावा सरकार $200 मिलियन का लोन गारंटी भी फिजी एयरवेज को देगा। अगर देखा जाए तो फिजी एयरवेज पर हमारा पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री टिका हुआ है। सामाजिक सुरक्षा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन और सोशल प्रोटेक्शन को 211.4 मिलियन दिया गया है। कम आमदनी, जैसे मैंने कहा, परिवारों, बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए ये ज़रूरतमंद लोगों के सहायता दिया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को 25.6 मिलियन दिया गया है, जिसमें 10 मिलियन दिया गया है जो लोग झोपड़पट्टी यानी स्क्वाटर सेटल्स में रह रहे हैं, उनकी लीसेस को फॉर्मलाइज किया जाए, जिसमें ये इलाके शामिल है तोरे, फील 40, सकोदा, वुनिका, नंबारे, लुवू सीसाइड और दम्बाती। वैसे तो सभी सेक्टर्स को महत्व दिया गया है, मगर जिस सेक्टर को मैं चर्चा किया वो स्पेशल ध्यान इसलिए दिया गया है क्योंकि ये फिजी के सबसे बड़ी चुनौतियों यानी चैलेंजेस को समाधान कर सकती है। आर्थिक विकास और रोजगार का बढ़ावा देगी, महंगाई का बोझ कम करेगी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आवश्यक सेवाओं को मजबूत बनाएगी। धन्यवाद। 2026-2027 बजट को लेकर हम बातें कर रहे हैं और एक और सवाल आता है कि ये बजट फिजी के इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए किस तरह मदद करेगा? रविंद्र जी, जैसे कि मुनेश ने कहा कि ये बजट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करेगा और बिजनेस अप्रूवल्स को आसान बनाएगा। इससे नए निवेश आएंगे, रोजगार को मौका बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। आप जैसे जानते हैं कि हमारा इकोनॉमी और मुल्कों से बहुत ही छोटा है। हमारा जो आमदनी है वो निर्भर होता है टूरिज्म इंडस्ट्री पर, और अगर टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो हम अपनी आमदनी का खर्च कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हम इन सेक्टर्स पर प्रायोरिटी दें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी उपलब्ध करें कि हमारा इकोनॉमी बढ़े, मोर रेवेन्यू आए और हम अपने खर्च को बढ़ा कर सकें। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का मुख्य इंजन होना चाहिए और इस बजट का यही कोशिश है। इस बजट में टैक्स इंसेंटिव्स का एक विशाल पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें शामिल है टैक्स हॉलीडेज नए सीमेंट फैक्ट्री के लिए, महोगनी सोमिल के लिए, फ्यूल और गैस टैंक में इन्वेस्टमेंट के लिए 20% डिप्रिसिएशन अलाउंस है, वेटरनरी सर्विसेज के लिए इंसेंटिव शामिल है। प्राइवेट सेक्टर को इस मुश्किल की घड़ी में सहायता के रूप में जो FNPF एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसको घटाकर 10% से 8% किया गया है। अगर जो बिजनेस 8% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना चाहता है उसको 150% टैक्स डिडक्शन का भी बेनिफिट मिलेगा। अगर देखा जाए तो सस्टेनेबल ग्रोथ एक स्किल्ड और हेल्थी वर्कफोर्स पर निर्भर करता है। यह बजट स्वास्थ्य, शिक्षा और वर्कफोर्स ट्रेनिंग पर फोकस्ड है। इस बजट में FNU जो ट्रेनिंग ग्रांट, जिसको NTPC लेवी के नाम से भी जाना जाता था, को बढ़ाकर 0.5% कर दिया गया है और अलग से 0.1% सिविल सेवर्स के लिए होगा। सो कुल मिलाकर अब 0.6% को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जनवरी 2027 से। इसके अलावा जो कंपनी अपना खुद का ट्रेनिंग सेंटर में इन्वेस्ट करना चाहती है उसके लिए इन्वेस्टमेंट अलाउंस इंसेंटिव दिया गया है। साथ ही में जो टारगेटेड सोशल प्रोटेक्शन वो जारी है। इसके अलावा जो अभी अंतर्राष्ट्रीय तेल के बाज़ार में जो उथल पुथल हुआ उसके लिए हम एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी फिजी लिमिटेड ने कुल मिलाकर $2 बिलियन का प्रोजेक्ट रेडी किया है, जिसमें शामिल है नए हाइड्रो डैम्स और सोलर फार्म्स। फ्यूल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे मैंने कहा इंसेंटिव्स भी इस बजट में है। यह बजट इन सभी ग्रोथ सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स को फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करने का प्रयास करता है। सरकार टैक्स बढ़ाने के बजाय इस बजट में टारगेटेड एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च को कम कर रही है। इस बजट से महंगाई, रोजगार और साथ में जो बिजनेस है इन पर किस तरह असर पड़ेगा? इस बजट का उद्देश्य है कि फिजी की अर्थव्यवस्था को एक संतुलित तरीके से संभाला जाए, जिसमें तुरंत राहत के साथ साथ लंबे समय की स्थिरता और विकास पर भी ध्यान दिया गया है। अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग पर
का असर बजट का फोकस महंगाई के बोझ को धीरे धीरे कम करने पर है। कम आमदनी और गरीब परिवारों, बुजुर्गों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सहायता है, वो टारगेटेड असिस्टेंस है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बेसिक सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में सपोर्ट जिससे घरों का खर्चा कम हो। जैसे मैंने कहा, जो फैमिली असिस्टेंस स्कीम और जो सोशल वेलफेयर का जो आधा स्कीम्स वो सभी बरकरार है। रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट पर असर, टूरिज़्म और कृषि यानी एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट से नौकरी उपलब्ध होगी। प्राइवेट सेक्टर और एसएमईज़ को सपोर्ट मिलने से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट, जिससे मैंने पहले कहा, जिस पर के थ्रू युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। अगर देखा जाए जो व्यापारिक समुदाय है यानी बिजनेस कम्युनिटी पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से व्यापार की कॉस्ट कम होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। अभी देखा जाए तो फिजी में ट्रैफिक जैम का बड़ी समस्या है। इसके लिए फिजी रोड्स अथॉरिटी कुछ नए रास्ते पर काम करेगी अगले वर्ष। फिस्कल डिसिप्लिन से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखा जाए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलने से इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस पर फोकस करना होगा ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। सरकार के खर्च की दिशा बदलना होगा। अभी देखा जाए तो 82% जो एक्सपेंडिचर है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है और 18% कैपिटल है। हमें आगे चलकर कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, बढ़ाकर 30% तक करना है। इस बजट में देखा जाए तो केवल एक नया टैक्स आया है जिससे फिजी एयरवेज को सहायता दी जाएगी। बाकी सभी जो मुख्य टैक्सेस जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, वेट, डिपार्चर टैक्स में कोई चेंजेस या कोई रद्द-बदल नहीं किया गया है, ताकि हम बिज़नेस को ये आश्वासन दें और व्यापारियों को एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रदान करे ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे और जो हमारे जो अर्थव्यवस्था में योगदान करे। अब युवाओं के बारे में आपने बात छेड़ी की, तो युवाएं, सब किसान, छोटे व्यापारी जो बिजनेस के लिए है, उनके लिए क्या खास इस बजट में रखा गया है? युवाओं के लिए सपोर्ट है, बेहतर रोजगार के लिए जो स्किल्स डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स खासकर टूरिज़्म, आईसीटी, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज सेक्टर्स में है। एजुकेशन और टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग पर लगातार इन्वेस्टमेंट ताकि स्किल्स और मार्केट डिमांड के बीच अंतर काम हो। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें फाइनेंशियल और बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंस शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ के माध्यम से नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। किसानों के लिए सपोर्ट, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन सर्विसेज और टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज जो कृषि मंत्रालय में उपलब्ध है। $3 मिलियन फर्टिलाइज़र सब्सिडी दिया गया है, जिसमें सभी शाक भाजी, दालों, हल्दी, कसेरा, अदरक, यंगोना के उत्पादन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रामीण सड़क यानी रूरल रोड्स इरिगेशन स्कीम्स के लिए आयोजन है। हायर वैल्यू क्रॉप्स और एग्रो प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में उपलब्धि है। कृषि मंत्रालय को कुल मिलाकर जैसे मैंने कहा था $221 मिलियन दिया गया है। गन्ने के किसानों को $85 पे टन कैन प्राइस दिया जाएगा, जिसका खर्च $41.6 मिलियन होगा। कुल मिलाकर शुगर इंडस्ट्री को $96.3 मिलियन दिया गया है, जिसमें शामिल है पेस्टिसाइड्स, मसाला, फार्म रोड्स, प्लांटिंग ग्रांट और फार्म मैकेनाइजेशन। तो किसानों के लिए काफ़ी उपलब्धि है। अगर देखा जाए जो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए सपोर्ट, छोटे व्यापारियों के लिए फाइनेंस और क्रेडिट तक बेहतर पहुंच, बिजनेस ट्रेनिंग डेवलपमेंट और डिजिटल एडॉप्शन का बढ़ावा, रेगुलेटरी बर्डन्स कम करना और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारना, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट एक्सेस और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट से जैसे मैंने कहा सभी बिजनेस को लाभ होगा। फिजी के लिए 2026-2027 बजट का उद्देश्य है
समावेशी विकास को बढ़ावा देना, जिसमें युवा, किसान और एमएसएमई की ग्रोथ के मुख्य ड्राइवर रहें। सरल शब्दों में बजट का फोकस है लोगों को स्किल्स, अवसर और सहायता देना, ताकि एक मजबूत और सस्टेनेबल फिजी का निर्माण हो सके। बजट की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणाओं से जो आम जनता है, इनको फायदा कब से मिलना शुरू होगा? जी हाँ रविंद्र जी, जैसा कि आप जानते हैं जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अगस्त टू 31 जुलाई को होता है। तो इस साल का नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर 1 अगस्त 2026 टू 31 जुलाई 2027। और कई प्रोग्राम्स, और जैसे कि मुनेश ने कहा है, बहुत ही कई प्रोग्राम्स है जिसके लिए फंडिंग दी गई है। और ये ज़रूरी है जानना कि आपको कैसे कब ये फंडिंग्स एलोकेशंस है, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्राइटेरिया है, आपको मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट से लिएज करना होगा, ढेर अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप जान सके कि पैसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप जो कार्य कर रहे हैं उनका संबोधित करें। जी हाँ रवीन जी, जैसे जो टैक्सेस है, जैसे कस्टम्स ड्यूटी में जो कुछ भी चेंजेस हुआ है, जैसे मोटर व्हीकल पर ड्यूटी आया है, वो पहले ही दिन यानी 27 जून से लागू हो गया है। जो टूरिज्म टैक्सेस, सर्विसेज टैक्सेस जो मैंने कहा था, वो 1 सितंबर से लागू है। यही लोगों को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, अन्यथा फिर समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। और जो योजनाएं चलती आ रही है उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, वो उसी तरह चलती रहेगी, जैसे सोशल वेलफेयर सपोर्ट और जो बैक टू स्कूल को बारे में जैसे मैंने जिक्र किया था, वो अगले साल जनवरी में सभी को मिलेगा। धन्यवाद। तो क्या लागू हो गया है? एक बार फिर से जो क्या टैक्सेस लागू हो गया? जो टैक्सेस यानी कि जो कस्टम्स ड्यूटीज है वो तुरंत लागू हो गया है, वो 27 जून से लागू है। स्पेशली जो व्हीकल ड्यूटीज चेंजेस हुआ है उस पर, और जो टूरिज्म टैक्सेस 1 सितंबर से लागू हो। इस बजट को लागू करने के लिए सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या थी? मुख्य उद्देश्य और प्राथमिकता ये होगी कि बजट में निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि अलोकेटेड जो फंड्स का सही उपयोग हो और हम बजट के मूल विचार से ना हटें। अभी देखा जाए जो FCCC है वो हार्वेस्टिंग रेट और लोरी का जो रेट है उसने निर्धारित किया है, जो नए फ्यूल प्राइसेस के अंतरिक्ष। और देखा जाए तो सरकार अभी भी जो $85 पे टन जो सपोर्ट प्राइस है, जो वो उसके अंतरिक्ष $41 मिलियन कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय जो चीनी का दाम है वो बहुत कम था और कम है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो सरकार 41.6 मिलियन सपोर्ट प्राइस सभी गन्ने के किसानों को दे रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है, प्लांटिंग सब ग्रांट है, रास्ते का निर्माण के लिए सभी उपलब्धि है। तो ये वक्त अगर देखा जाए तो सरकार के हाथ भी बंधे हुए हैं। और इस साल अगर देखा जाए तो क्योंकि हमारे जो देश का जो आर्थिक उन्नति वो उसमें थोड़ा कमी हुई है, 3% से अब 1.5% हुआ है, तो हमारे जो सरकार का जो रेवेन्यू है उसमें भी थोड़ा कटौती हुई है। अगर देखा जाए तो लगभग $200 मिलियन से कटौती हुई है अगर कंपेयर किया जाए जो हम लोग पहले फोरकास्ट कर रहे थे। तो सरकार इस समय एक बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बजट को प्रस्तुत कर रही है। और जैसे मैंने कहा कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है और उसको किसी को नहीं पता है कब ख़त्म होगा। जो शांति प्रस्ताव जिस पर हस्ताक्षर हुआ उसको वो वायलेट कर चुके हैं, वो फिर से लड़ाई शुरू हो गया है। तो हम लोग सच में नहीं जानते ये कब ख़त्म होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी फ्यूल प्राइसेस जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मिलता है वो उसका दाम अराउंड $75 USD हो गया है, बट ये किसी भी वक्त बढ़ सकता है और इस पर फिजी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमने इस बजट को बनाने के लिए इस सभी विषयों पर ध्यान दिया और इसके बाद
ये डिसाइड हुआ कि सभी को जो कुछ मिल सके, कुछ बन सके, सभी को दिया है। टूरिज़्म इंडस्ट्री को दिया है, शुगर इंडस्ट्री को दिया है, मैन्युफैक्चरर्स को दिया है। मिस्टर देव जी, मुझे लगता है हम रुके हुए थे कि इस बजट को लागू करने के लिए सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या थी? जैसे मैंने कहा था कि मुख्य उद्देश्य और प्राथमिकता ये होगी कि बजट में निर्धारित जो योजना है उसको समय से पूरा किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो अलोकेटेड, जो निर्धारित जो पैसा है सही उपयोग हो और हम बजट के मूल विचारों से ना हटें। और सरकार की यही कोशिश रहेगी ताकि जो सेवाएं हैं वो बेहतर हो सके और सभी लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। मैंने कहा था कि जो रेवेन्यू टारगेट हमको मीट भी करना है और मैंने ये भी कहा कि इस साल हम जो रेवेन्यू है उसमें कुछ कटौती देख रहे हैं। इसका असली कारण है कि जो देश के जो आर्थिक उन्नति है उसमें थोड़ा स्लो डाउन हुआ है और इस सभी को रखते हुए सभी जो परियोजना है इसकी तरफ हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि वो सही तरह से इम्प्लीमेंट हो। 2026-2027 नेशनल बजट को लेकर बातें कर रहे हैं और हमारे साथ में स्टूडियो में शामिल है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से हेड ऑफ फिजिकल श्रीमान मुनेश देव जी और साथ में मैनेजर बजट कीमन माला जी। और हाँ, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। इस बजट को लागू करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यानी कि चैलेंजेस क्या हो सकती है और सरकार उसका सामना कैसे करेगा? अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती यानी चैलेंज और रिस्क दुनिया में क्या हो रहा है और आगे चलकर क्या होगा से है। सभी लोग जानते हैं इस साल के शुरुआत में जो युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच हुआ उसका प्रभाव यानी इम्पैक्ट पूरे दुनिया पर किस तरह से पड़ा है और अभी भी पड़ रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है और होगा उसका प्रकोप, उसका इम्पैक्ट फिजी पर ज़रूर होगा। एक और चैलेंज है, हमारे देश में हर साल हद से ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ होती है, तूफ़ान भी आती है। हमें इसके लिए भी तैयार रहना है और इससे यह खतरा बना रहता है कि हमारा जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स है, जो कैपिटल इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बाधा आ सकती है। अगर हद से ज़्यादा बारिश हो तो ये सब प्रोजेक्ट्स जो डिले हो सकता है। इसीलिए बजट को बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है ताकि लोगों और बिजनेसेस को कठिनाई से बचाया जा सके। इस बजट के नीचे कौन कौन से मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी चैलेंजेस का विकास प्रोजेक्ट शुरू या कंटिन्यू किया जा रहा है? जैसा कि मुनेश ने कहा था कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है उनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत ही मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। तो सरकार ने नेक्स्ट ईयर के बजट में 821 मिलियन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को दिया गया है, जिसमें लगभग 370 मिलियन पीजी रोड्स अथॉरिटी को दिया गया है ताकि वे जो रोड्स है, जो ब्रिजेस है, उनकी मरम्मत कार्य कर सकें। मेजर ब्रिज रिप्लेसमेंट्स है लेनी में, संबेतो, मदरे कुतु, वेसी और मेरे पास बहुत ही बड़ी लिस्ट है जो अगर मैं बोलने लगी तो शायद ये समय कम हो जाएगा। तो जैसा कि नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि हम लगभग 24 बस शेल्टर्स बनाए। संक्षेप में जैसे कि सांड्रो जंक्शन नाहुआ में, ग्रेस रोड फ्रंटेज में, वुनिंदोंगो, गलोवा, नकोरोलेवो, ओनो स्ट्रीट, रातुदोवी रोड, ग्रंथम रोड, कुछ वेस्ट में भी आइडेंटिफाई किया गया है, रा हाई स्कूल की तरफ, लटोका द्रासदेम, नैलांगा हाई स्कूल, सरावा और कुछ नॉर्थ में भी है और कुछ फुटपाथ्स जो हम बनाना चाहते हैं जैसे कि सेंट्रल में प्रिंसेस रोड है, सुबह में किशोर भिंडी मेमोरियल, पालाबाला क्रिस्टेंट, निरांजी, ये सब है। कुछ रोड्स अपग्रेड के नामावली में देना चाहती हूँ। वेस्ट में जैसे नंदारी वातू रोड है, दोवाता स्कूल है, ताबुआ कोला रोड है, बुलम्बुला स्कूल ये है। सेंट्रल में वुदी नमंदराउ रोड जंक्शन, नंदराउ विलेज, नमरवाइल रोड, बुदी रोड, वैतूरी रोड, मुनवेनी रोड, ये सभी
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोड अपग्रेड के प्रोजेक्ट के नीचे है। इनके साथ साथ 291 मिलियन दिया गया है वोटा अथॉरिटी ऑफ फिजी को, जो अपने जो वोटा है और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। 500 मिलियन दिया गया है पैसिफिक हेल्थ आइलैंड्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जिसे हम फिट कहते हैं। ये हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स एडीबी और वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दिया है जो हम इस हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सके। इसके साथ ही जो एजुकेशन सेक्टर है, जो नेडी फ्लड एलिवेशन प्रोजेक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं कि नेडी में आए दिन बाढ़ चढ़ती रहती है, तो ये प्रोजेक्ट हमें काफ़ी राहत प्रोवाइड कर पाएगी। तो इसके साथ साथ और भी जगहों पे जो जहाँ आप जानते हैं कि ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है और एवरीडे पीपल को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, चाहे वो नौकरी पर जाते हैं, चाहे वो स्कूल पर जाते हैं। इसके लिए सरकार ने भी कुछ पैसे एलोकेट किए गए हैं ताकि वो ये समस्या का समाधान कर सके। और इसके साथ साथ भी और नए जो रास्ते, जो आप जानते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल है नए रास्ते को बनाने के लिए, तो सरकार ने कुछ डिज़ाइन स्टडी, कुछ फिजिबिलिटी स्टडी के लिए भी पैसे अलग किए गए हैं ताकि हम ये स्टडी कर सके कि और भी कैसे रास्ते हम इस पर बना सकें। ये नॉर्दर्न डिवीज़न के लिए भी लागू किया गया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल हम मेंटेनेंस करते हैं तो उसके लिए भी पैसे दिए गए हैं। सरकार का बहुत भारी योगदान मिलता है एडीबी, जो हमारे बहुत ही अच्छे पार्टनर है, जो हमें मदद करते हैं ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, जैसे कि मुनेश ने भी कहा है, हम टेक्निकल पीपल को लैक करते हैं। हमारी जो टेक्निकल पीपल है जो ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ के लिए चले जाते हैं, तो हमारे पास वो लोग नहीं है, वो इंजीनियर्स नहीं है, वो मैकेनिकल पीपल नहीं है जो ये फिजिबिलिटी स्टडी कर सके। इसीलिए जो डेवलपमेंट पार्टनर्स है, आईडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, ये हमें काफ़ी टेक्निकल पीपल प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपना ये काम कर सकें। तो सवाल मेरा ये है कि आखिर में फिजी के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा एक ही संदेश है कि सभी लोग अपने परिवार और बुज़ुर्गों की देखभाल करें और सेवा करें। अभी आप देख रहे होंगे कि रास्ते पर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सभी ड्राइवर से अनुरोध है कि रास्ते पर सावधानी बरतें और गाड़ी अच्छी तरह से चलाएं। सभी बच्चों और सभी बुज़ुर्गों से आग्रह है कि वो ड्रग्स से दूर रहे और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में प्रेरित करें। धन्यवाद। और माला जी, जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि इस बजट का थीम है अ रिस्पॉन्सिबल बजट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सरकार अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है, पर जो आम जनता है, आम नागरिक है, उन्हें भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरह से अपने देश में विकास कार्य कर सके। क्योंकि एज अ सिटीज़न हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सिर्फ सरकार पर निर्भर ना हो सके, पर अपने यहाँ भी जैसे कि बैकयार्ड गार्डनिंग कर सके और जो रास्ते पे कूड़ा करकट है उसको कैसे हम बटोर किया सकते हैं। सरकार तो कर रही है, लेकिन एज अ आम नागरिक आपको भी अपना जो रोल है वो भी प्ले करना चाहिए। धन्यवाद प्रवीण जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मिस्टर देव जी, आपने मतलब आखिर में संदेश दिया है, लेकिन संदेश जो है ये अगर बजट पर आप दे ताकि लोग जो है इसको कैसे समझे, वो बहुत अच्छी बात होगी। अगर देखा जाए तो सरकार अपने बस में जो कुछ है वो कर रही है फिजी के देशवासियों के लिए। सभी देशवासियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है कि जो कुछ भी सरकार की तरफ से मिल रहा है उसका दुरुपयोग ना करें। सही बात। और सही इस्तेमाल करें। जो बैक टू स्कूल जिसके मैंने बताया, हमने काफ़ी इंस्टेंसेस पे देखा है कि जो माता पिता है उसका दुरुपयोग करते हैं। तो मेरा आग्रह है कि सही कामों में यह पैसा खर्च करें। और जैसे हमने पहले भी कहा है कि सरकार की स्थिति भी काफ़ी नाजुक है, और इसके होते हुए भी हम लोगों ने ये तय किया है कि सभी को जो सुविधाएं हैं वो मिले और सभी को सपोर्ट मिले। और सभी अगर आप देखा जाए जो एजुकेशन, हेल्थ, जो जितने भी फ्री जो योजनाएं हैं सभी बरकरार है। धन्यवाद। मिस माला जी, शायद कुछ ऐड करना चाहे, जैसे कि 3 महीनों के लिए जो सोशल
वेलफेयर इनके लिए बढ़ाया गया था, और अगर इनका भी दुरुपयोग हो तो मुझे लगता है पैसे जो है ये बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद हो रहे हैं, और जो लोग इनको ज़्यादा नीड करते हैं उनका पैसा पहुंच नहीं पाता है। तो आप देखिए कि आप सच्चाई से अपनी एप्लीकेशन करें और इसका दुरुपयोग ना करें। 26-27 बजट में हमने शुगर बजट को बाय 25 मिलियन से इंक्रीज़ किया है। जो सब्सिडीज़ है, जो केन टॉप अप पेमेंट है, उससे शुगर केन फार्मर्स को काफ़ी राहत मिलेगी। पर मेरा जाने से पहले एक आखिरी दरख्वास्त है कि अपार्ट फ्रॉम शुगर किसानों को और भी जो कैश क्रॉप से उन पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जानते हैं कि शुगर का जो प्राइस है वो वर्ल्ड मार्केट में बहुत ही कम है, पर जो फिजी में आता है शुगर तो उसका दाम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ऐसा देखा जाए तो अगर हम इंपोर्ट करें वो हमें सस्ता पड़ेगा, रादर देन हम यहाँ खुद ग्रो करते हैं। तो इससे यही होता है कि शुगर को छोड़कर भी आप और कैश क्रॉप और जैसे गोट फार्मिंग, बीफ फार्मिंग या डक, पोल्ट्री, ये है, इनके तरफ भी बढ़े जो हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। मुझे लगता है कि इन विषयों पर और भी बातें हम बाद में कर सकते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।